everyone. Welcome to my channel and welcome to the show. We have been practicing best practices in education के ऊपर हमने बहुत बार बात की है और हम regularly interaction करते रहे हैं and letting you know and discussing with you कि क्या-क्या best practices adopt की जा सकती हैं. Recently इस हफ्ते में हमने decide किया कि क्यों ना हम उन best practices की बात करें जो स्कूल से रिलेटेड है, स्पेशली इन रूरल एरिया और इन द एरियाज व्हिच आर चैलेंज्ड एंड जहाँ पे हर तरह की रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पाती. हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो उन स्कूल्स का हिस्सा हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शायद जो रिसोर्सेज उन्हें अवेलेबल होने चाहिए वो हम नहीं कर पाते. सेकेंडली ये वो बच्चे हैं जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो सकते हैं बट बैकग्राउंड उनको सपोर्ट नहीं करता है. उनको शायद अपने खाने को लेके ज़्यादा ट्रबल होती है. उनको रोजी रोटी की जिसकी हम बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो अरेंजमेंट ही इतना मुश्किल रहता है कि एजुकेशन जो इम्पोर्टेंट एंटाइटी होना चाहिए वो सेकेंडरी हो जाता है. ऐसे में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आउट ऑफ द लीग काम कर रहे हैं, आउट ऑफ द ट्रेंड काम कर रहे हैं और इन बच्चों के ऊपर फोकस करके इनके साथ कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो शायद हम प्राइवेट स्कूल में कर पा रहे हैं. सो टुडे वी हैव विद अस वन सच एजुकेटर, Miyanka Sharma ma'am, who is a wonderful educator and she has been leading this school जिसके अंदर film stars भी आने लग गए हैं, Government School in UP. And before I go to her and मैं actually आपको दिखाऊं कि वो क्या practices कर रहे हैं, I would love to show you a short video which will give you a complete idea about what they are doing in the school. So एंड मैं पक्का यकीन से कहती हूँ कि इसमें एक मैं ऐसी छोटी सी क्लिपिंग दिखाऊंगी जो आप में से बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया होगा एज अ मैसेज. एंड नाउ यू विल हैव अ चांस टुडे टू मीट दैट एजुकेटर जिनका वो वीडियो इतना वायरल हुआ, जिनके साथ इतने लोग जुड़े सिर्फ एक छोटे से वीडियो से, जब मैंने खुद के चैनल पे शेयर करा तो मुझे बहुत सारे व्यूज मिले. सो आई वुड लव टू शेयर दैट वीडियो ऑफ हर्स विद ऑल ऑफ यू एंड अ स्मॉल कंपाइलेशन ऑफ हर वर्क. सो हियर इट इज. मेनका शर्मा, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय चनेपुर, छबीलीपुर, बेवर, मैनपुर. जिले का यह छोटा सा विद्यालय जिस पर ऐसे गांव को शिक्षित करने की जिम्मेदारी है जो पूरी तरह से मजदूरी पर निर्भर करता है. लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं. छुआछूत, अशिक्षा, गरीबी, अपराध, महिला हिंसा, बाल मजदूरी, बाल विवाह जैसी समस्याओं से घिरा यह विद्यालय, जहाँ तक पहुँचने के लिए 30 वर्षों से कोई रास्ता नहीं है. लोगों का विद्यालय में हस्तक्षेप इतना है कि यहाँ पर महिला के लिए बदलाव की बात सोचना भी अजीब था. मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशन, और मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को चुना.
पिता ने वहाँ पे नाम कटवा के यहाँ पे लिखवा दिया है। अब तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है और खेल में पढ़ाई होती है, गतिविधियों से पढ़ाई होती है। ये स्कूल हमारे बच्चों के लिए और हमारे गांव के लिए बेहतर कर रहा है। आप एसएमसी अध्यक्ष जी का एक वीडियो है छोटा सा, वो आप देख सकते हैं उन्होंने किस तरह से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं जी, जैसे कि हम इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं जी। व्यवस्था आज हमारे अध्यापकों के द्वारा खेल से लेकर के और पढ़ाई तक की, शिक्षा तक की जो भी व्यवस्थाएं हैं इतने ढंग से, इतने सुचारू रूप से चल रही हैं कि इनका कुछ जवाब नहीं है। हम बहुत खुश हैं हमारी सीएमसी अध्यक्ष की हैसियत से, जहाँ पर भी विश्वविद्यालय और जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर आप हमें निर्देशित कीजिए। आसान नहीं था, पर मुश्किलें भी रोक नहीं सकी। विद्यालय के कार्यों को जिला स्तर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के बाद भी मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं एक असफल अध्यापिका हूँ, क्योंकि हर रोज मेरा कोई ना कोई छात्र वो सीखने से छूट जाता है जो सिखाना चाहती है, और मेरी यही स्फूर्ता मुझे रोज नया कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप सबने देखा कि बहुत बारीक से बात है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इस सेशन के अंदर थी, इस वीडियो के अंदर थी, जहाँ पे एक लड़की कहती है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी पर मेरे पेरेंट्स ने मेरा ट्रांसफ़र करके इस स्कूल में ले आए हैं मुझे और मैं बहुत खुश हूँ। प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल का ट्रांजिशन मेरे लिए नया है, क्योंकि ये रोज़ देखने को नहीं मिलता है और ये तभी पॉसिबल है जब उस एक स्कूल के अंदर वो फैसिलिटीज़ लाई जाएँ जो एक प्राइवेट स्कूल के बराबर की है, जहाँ पे पेरेंट्स इतने पैसे देकर वो फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये वो एजुकेटर है जिनसे आज हम आपको मिलवाना चाहते थे। एंड चॉकोबोट्स वो कम्युनिटी है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सोशल इनिशिएटिव के माध्यम से बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन है उनको सामने लाना चाहते हैं, उन एजुकेटर्स को सामने लाना चाहते हैं और ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि सब लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। सो गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू वेलकम यू Mayanka ma'am for expecting my invitation for the second time and being part of this discussion, जहाँ पे हम आपसे और बहुत कुछ जानना चाहेंगे। To begin with, मेरा फर्स्ट सवाल, जिससे पहले कि आप कुछ भी कहें और बताएं स्कूल के बारे में, आपने एक बात बोली उस वीडियो के अंदर, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो ट्रांसफर ले लेती या ट्रांसफॉर्मेशन कर लेती। मैं प्लीज जानना चाहती हूँ इस बात की बैकग्राउंड और गहराई कि आपने ये बात क्यों बोली और क्या वजह थी जिसे आप यहाँ पे बताना चाहते हैं। थैंक यू सुरभि मैम। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जो भी इस समय यहाँ पे हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुरभि मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप सबके साथ में अपने आप को साझा कर पा रही हूँ, अपने काम को साझा कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले सुरभि मैम, आपने पूछा कि ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो मेरे सामने दो ऑप्शंस थे वो इसलिए थे क्योंकि जब जो भी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनकी जो कंडीशंस है वो अभी तो थोड़े दिन से जो गवर्नमेंट का जो बढ़िया सा इनिशिएटिव आया है उससे काफी चीजें सुधर रही हैं, लेकिन अगर हम 3-4 ईयर या 5 ईयर बैक की बात करें तो सीन ऐसा नहीं था। तो उस समय जैसे जब मैंने इस विद्यालय को ज्वाइन किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कम्युनिटी हमारे अगेंस्ट थी, कम्युनिटी का स्कूल में इंटरफेरेंस इतना ज्यादा था कि उसको वो नहीं चाहता था कि हम अच्छे काम करें, हम उस गांव के लिए या एजुकेशन के लिए हम कुछ अच्छा करें। तो कम्युनिटी जहाँ पे अगेंस्ट हो, जिसके लिए आप काम करने गए हैं, तो वहाँ पे या तो, और फिर एक तो ये होता है कि कम्युनिटी न्यूट्रल हो जाए, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर कोई रिस्पॉन्स ना दे। लेकिन जब अगर कम्युनिटी इस मोड पे आ जाती है कि आपके अच्छे कामों में वो ट्रबल थ्रेट्स बन जाए, एक कम्युनिटी ही थ्रेट्स बन जाए वहाँ के अपने ही बच्चों के लिए, तो वो प्रॉब्लम का विषय होता है। तो जब चेंजेस शुरू किए, ऐसा लगा कि एजुकेशन से हम यहाँ पे कुछ नया दे सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी ऐसी थी, सोशली बहुत वीक थी, इकोनॉमिकली बहुत वीक थी, लोग जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे,
जैसे दारू बनाना, तो वहाँ पे कभी-कभी तो ये ऐसा होता था क्लासरूम में, कभी 7 ईयर 8 ईयर का बच्चा भी ड्रिंक करके आ रहा है, तो कुछ केसेस इस तरह के भी सामने आ रहे थे। तो जब चेंजेस करना शुरू किए तो कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा विरोध एक होता है ना, वो सहन करना पड़ा। कभी-कभी तो जैसे पहले क्या था कि स्कूल में बहुत इंटरफेरेंस था, अपने पर्सनल यूज़ में लाना, तो उसको जैसे बंद किया गया कि नहीं, ये स्कूल केवल बच्चों के लिए है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही थी। तो उन्होंने क्या है कि एक कोर्स बनाना शुरू किया कि हमें उस तरह से काम नहीं करना है जिस तरह से हम कर रहे थे। तो वहाँ पे मेरे सामने थोड़ा-सा कभी-कभी धमकियाँ जैसा कुछ कह सकते हैं आप उसको, तो वो उस तरह से फेस करना पड़ा। तो वहाँ पे 2 चीज़ें थी कि या तो मैं ट्रांसफ़र करा लूँ उससे डर के, उससे भाग जाऊँ उस सिचुएशन से, मैं किसी सुधार की बात ना करूँ, उन बच्चों के भविष्य की बात ना करूँ, या दूसरा ऑप्शन था कि मैं धीरे-धीरे करके ट्रांसफ़ॉर्मेशन करूँ। तो मैंने कहा जहाँ भी मैं जाऊँगी हो सकता है कि वहाँ हर जगह ऐसा ही होगा। तो मन में आया क्यों ना ट्रांसफ़ॉर्मेशन को चुनें और ट्रांसफ़ॉर्मेशन ही करें, ताकि हो सकता है कि यहाँ पे मैं कुछ नया दे पाऊँ, कुछ अच्छा दे पाऊँ। थैंक यू मयंका मैम। बस मुझे ये कहना होगा कि ऐसा स्कूल जहाँ पे 7वीं का बच्चा कहीं पर स्कूल में ड्रिंक करके आ रहा है, शायद मैं अपनी आंखों में आज वो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ सिचुएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस उस लेवल का शायद नहीं रहा है जितना जिस गहराई में जाके आपने शायद काम किया है, जहाँ पर जिस डिफिकल्टी में जाके आपने काम किया है, वो वाला डिफिकल्टी हमें नहीं मिला। हमारे पास थोड़ा अलग कैटेगरी का स्टूडेंट हमने शायद कैटर करा होगा। सो ये बात भी आपकी बहुत सही है कि अगर कम्युनिटी जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो कम्युनिटी ही नहीं आगे सुधरना चाहती, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, वही आपके लिए चैलेंज बन जाए, तो आप किस तरह से वहाँ पे बदलाव लाएंगे। मैम मैं जानना चाहूंगी, जो ये वीडियो है, ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। मतलब मैंने रिसेंटली आई थिंक 2 हफ्ते पहले इसे अपने लिंक्डइन पे शेयर करा होगा नाम डाल के, कि जिनका ये वीडियो है, जिन्होंने ये काम किया है, उनको मैं जानती हूँ। सो दैट वाज द रेफरेंस जो मैंने दिया। हम लोगों ने बहुत उसे प्रेज किया, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर काफी कंट्रीज के जो एजुकेटर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, उन सब ने इस बात को बहुत सराहा कि किस तरह से आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन आप लेके आए। मैं उस एक सोच के बारे में जानना चाहती हूँ कि मैंने भी इस फील्ड में काम किया है कि हम बच्चों का फैशन शो करवाते हैं या फिर हम बच्चों से ये चीज करवाते हैं, बट आपको ये करवाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कि किस चीज ने आपको मोटिवेट करा कि हमें बच्चों को ये करवाना चाहिए। और मैं इस बात से भी हैरान हूँ कि कैटवॉक जैसी चीज, जहाँ पे आप मुझे कह रहे हो कि लोगों की सोच बहुत छोटी है, क्या आपको वो कराने के लिए आपको किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिला? किसी ने ये नहीं कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, ये हमारी संस्कृति नहीं है, या फिर ये आप नहीं कर सकते? तो किस तरह का आपको फीडबैक मिला ये करवाने के बाद? मैं दोनों बातों में आपका अनुभव जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं सुरभि मैम, सबसे पहले तो ये है कि जो कैट वॉक कराई गई है, वो तब से जब ट्रांसफॉर्मेशन इस स्कूल का शुरू हुआ, या जब से मैंने इस स्कूल को ज्वाइन किया और कुछ बदलाव शुरू किए, उसके ये 2 साल बाद, या आफ्टर 3 ईयर कह सकते हैं, उसके बाद का ये है। तो वो 3 ईयर में मैंने कम्युनिटी के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया है कि जो कम्युनिटी इंटरफेरेंस में थी, वो इन्वॉल्वमेंट में है। तो हम कम्युनिटी को जिस तरह से हम अब वो हमारे ऊपर इतना फेथ करते हैं, हमारे स्कूल के ऊपर इतना फेथ करते हैं, हमारे स्टाफ के ऊपर इतना फेथ करते हैं कि इवन वो कभी-कभी अपने बच्चे के विषय में, अपनी फैमिली के विषय में कई जरूरी जो डिसीजंस लेने होते हैं, उसके लिए वो हमसे एडवाइस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने इन 3 इयर्स में उनके ऊपर इतना फेथ बनाया है कि उन्हें हम पर बहुत विश्वास है, और कम्युनिटी हमारे साथ है और हम पर हमारे साथ चल रही है, हमारा साथ दे रही है। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जैसे आम सी बात है, आपने सुना होगा गवर्नमेंट स्कूल में चोरियां हो जाती हैं। तो जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसा सोचा कि चलो बच्चों को कुछ और अच्छा करने के लिए हम स्मार्ट क्लास से जोड़ते हैं। तो हमने बच्चों को स्मार्ट क्लास से जोड़ा और उसकी व्यवस्था की। लेकिन क्या हुआ कि थोड़े ही दिन बाद हमारा सब कुछ चोरी हो गया। तो जब चोरी हो गया तो हम एकदम से बहुत शॉक्ड हुए कि क्या करें, जिस कम्युनिटी के लिए हम इतना ले रहे हैं और इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम बच्चों के सुधार की इतनी कोशिश कर रहे हैं, वही कम्युनिटी ने हमारे साथ ऐसा किया कि हमारा जो स्मार्ट क्लास का सामान चोरी हो गया। बहुत दुखी थे, हम सभी बहुत दुखी थे। लेकिन आफ्टर 3 डेज बाद ऐसा हुआ कि पूरी कम्युनिटी ने हमारे पेन को समझा और सोचा कि नहीं, जो भी मैम कर रही है, स्कूल कर रहा है, हमारे ही बच्चों के लिए है।
पूरी कम्युनिटी एक हो गई और उन्होंने कहा हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन हम उस स्मार्ट क्लास के पूरे सामान को हम खोजेंगे और अगर नहीं मिला तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे और उस सामान को हम उन्हें ला कर देंगे। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि आफ्टर 3 डेज सारे लोगों ने मिलकर कोशिश करी और वो हमें पूरा सामान उन्होंने वापस ला के दिया। तो ये एक जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का था वो इतना बड़ा एग्जाम्पल बन के पूरे यूपी में घूमा। सारे लोगों ने उसको कहा कि चोरियां तो बहुत हुई लेकिन कभी कम्युनिटी ने वापस लाके नहीं दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो जब आप कैटवॉक की जब बात, अब इतना फेथ है कि हम उनके बच्चे के विषय में कोई अगर निर्णय लेना चाहें तो हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, हमें किसी भी कॉन्ट्रडिक्शन का नहीं सामना करना पड़ता है। उन्हें पता है कि हमारे बच्चों के लिए जो भी स्कूल में निर्णय लिया जाएगा वो बेहतर से बेहतर ही होगा। तो जब कैटवॉक की प्रॉब्लम ये हमारे माइंड में हमें आया तो उस समय चिल्ड्रंस डे का टाइम था 14 नवंबर। तो सोचा कुछ अच्छा करते। बच्चों ने कहा मैम कई स्कूलों में मैंने सुना है कि वो होता है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो हमें भी करना है। तो हमने कहा ठीक है बेटा हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर लेते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चों के पास कपड़े नहीं थे कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन कैसे करेंगे। तो अब जब कपड़े नहीं थे तो सोचा क्या किया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है आई हैव एन आइडिया। तो मैंने अपने टीचर्स के साथ में डिस्कस किया कि मेरे पास ऐसा ऐसा आइडिया और हम इस पे काम करते हैं। तो उस पे हमने काम किया, बच्चों को सिखाया 2 दिन और उसको हमने परफॉर्म किया। लेकिन तब ये समझ में भी नहीं आ रहा था, सोचा भी नहीं था। इवन उस वीडियो को मैंने खुद शेयर नहीं किया था और मुझे 3 दिन बाद पता लगा कि वो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है। तो वो इस तरह की ऐसी कोई समस्या नहीं थी और बच्चों का प्रयास लोगों ने इतना ज्यादा सराहा, इसके लिए सबका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मतलब अगर वही है ना, जिस नीयत से आपने चाहा कि मुझे करना है और अगर एक एजुकेटर चाहे कि हमें एक चीज को ठान ले कि मुझे ये काम करना है तो अपने आप रास्ते निकल आते हैं। तो माना कि बच्चों के पास कपड़े नहीं थे जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में चाहिए थे, पर उससे ज्यादा फैंसी कपड़े मेरे ख्याल से उन बच्चों ने अपने लिए डिजाइन करके उस शो के अंदर पहने हुए हैं जो हमने वीडियो देखी। मैम लास्ट टाइम जब मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी मुझे आपका वो इनिशिएटिव बहुत प्यारा लगा था जब आपने मुझे बताया था कि कोविड के दौर में किस तरह से आपने क्लासेस ली हैं और किस तरह से आपने अपने स्कूल के अंदर एक सिस्टम सेट किया जिसका जिक्र आपने ज्ञान की दीवार कहा था मुझे, कि ज्ञान की दीवार का एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए और उसको हमने लागू किया। क्या मैं थोड़ा और जानना चाहूंगी क्योंकि शायद मुझे तो पता है, आपने मुझसे बहुत ही डिटेल में हमने बात की थी, पर हमारे व्यूअर्स शायद इस बात से अनजान हैं और वो जानना चाहेंगे। तो क्या प्लीज आप हमसे वापस डिस्कस कर सकते हैं ज्ञान की दीवार? बिल्कुल मैम। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कोविड-19 काफी दिनों से चल रहा है। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो ऐसा लगा कि कुछ दिन बाद आफ्टर 10 डेज ऐसा लगा कि बच्चों का कुछ लॉस हो रहा है और उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। लेकिन हम सभी जानते हैं कि रूरल और ग्रामीण जो एरियाज होते हैं, जिन स्कूलों में जिन क्षेत्रों में हमारे स्कूल होते हैं, वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो 10 या 12 हज़ार का मल्टीमीडिया फोन अफोर्ड कर सके। तो बहुत कम ही पेरेंट्स ऐसे थे जिनके पास की फोन थे। आई थिंक ओनली 10 और 15। लेकिन 10 और 15 को लेके ही मैंने ग्रुप्स बनाए उनके गार्डियंस के बाद कि आप 10-12 बच्चों को कनेक्ट करके उनको देने की कोशिश करिए। कुछ दिन तक तो ठीक चलता रहा, कुछ बच्चों को कनेक्ट किया गया, 40-50 बच्चों को। लेकिन आफ्टर दैट वो आटा और डाटा की प्रॉब्लम आ गई कि ये समस्या आ गई कि जो पेरेंट्स है वो आटा मैनेज करें कि डेटा मैनेज करें। तो अब वहाँ पे ये सोचा गया कि अब क्या करना चाहिए। तो एक नहीं कहते हैं कि एक कोई भी जो नए से नया या अच्छे से अच्छा जो भी आइडिया आता है वो एक प्रॉब्लम से निकल के आता है। अगर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो कोई आइडियाज भी नहीं होंगे। तो हमने जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है आइडियाज अपने आप ही आते हैं। तो सोचा गया अब ये प्रॉब्लम आ गई है, बच्चों के पास डेटा नहीं है, पेरेंट्स यूज नहीं कर रहे हैं, अब क्या किया जाए, अब क्या होना चाहिए। तो मैंने बच्चों से बात की। तो हमारे यहाँ 5 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास मल्टीमीडिया फोन था और थोड़ी ठीक फैमिली से हैं जो कि डेटा अफोर्ड कर सकते हैं। और बाकी मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं भी हेल्प कर सकती हूँ वहाँ। तो फिर वहाँ पे मैंने क्या किया, उन 5 बच्चों को एज ए मैंने लीडर बनाया और मैं यहाँ से उनको काम भेजती हूँ। और वो क्या करते हैं कि मैंने उनको एक व्हाइट बोर्ड बनाना सिखाया जिसको भी वो घर पे बना सकते हैं। इरेजेबल व्हाइट बोर्ड, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको मैंने बनाया था और उसको बहुत सारे टीचर्स ने बनाया और उस पर ऑनलाइन क्लासेस करना भी शुरू की।
तो वो भी एक प्रॉब्लम से देखिए निकल के आया कि लॉकडाउन था, व्हाइट बोर्ड नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो कैसे करना चाहिए। 3 दिन सोचा, तब जाके ये आइडिया आया कि हम बड़े से पोस्टर का अगर व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है उसको अगर पूरा हम टेप से कवर कर दें तो हम उस पे लिख सकते हैं और उसको इरेज भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने उससे हमने खुद का भी व्हाइट बोर्ड बनाया और बहुत सारे टीचर्स ने बनाया और मेरे बच्चों ने भी बनाया। तो बना के अब वो क्या करते हैं, जो भी हम काम भेजते हैं उसको उस बोर्ड पे लिखते हैं और अपने घर की बाहर की दीवार पे लगा देते हैं। तो अब जिन बच्चों के पास फोन नहीं है वो उनको जब समय मिलता है, उनको सुबह समय मिला 10 बजे, 11 बजे, शाम को 5 बजे, 6 बजे तक फ्री हुए, खेतों के काम से, घर के काम से, या जब भी वो आए उन्होंने उस दीवार पे देखा क्या काम दिया गया है, आज मैम ने क्या भेजा है, उसको नोट किया, घर पे ले गए, उसको किया। जो बच्चे होते हैं वो उसको चेक भी कर देते हैं, कभी नहीं चेक करते, डाउट में होते हैं तो वो मुझे फॉरवर्ड करते हैं, तो फिर मैं यहाँ से चेक करके उनको भेजती हूँ। तो इस तरह से देखिए सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी तरह से हमारी मेंटेन हो रही है। एक एक करके बच्चे आ रहे हैं या 2-2 करके आ रहे हैं, तो वो सोशल ग्रुपिंग वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास जैसी कुछ नहीं चल रही है। दूसरी चीज, जो हमारे लीडर्स हैं जो उसको मेंटेन करें, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर आराम से लगा दिया है, उसके बाद वो अपने काम कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, लिख रहे हैं, जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ रहे हैं, अदरवाइज उनको भी बार बार डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये इस तरह से एक ज्ञान की दीवार जैसा एक इनोवेशन एक प्रॉब्लम से निकल के आया और अच्छा काम कर रहा है, और मैं इसे मेंटेन रखूंगी लॉकडाउन खुलने के बाद में, क्लासेस जब शुरू हो जाएंगे उसके बाद भी। और ऐसी जगह पे मैं 4-5 प्लेसेस गांव में ऐसे रखूंगी जहां पे इस ज्ञान की दीवार को मेंटेन किया जा सके, जिसमें हम नई नई अवेयरनेस की चीजें, बच्चों के सामान्य ज्ञान की चीजें या और भी चीजें हम उस पर लिखेंगे, ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उसको देखें, पढ़ें, और उसमें जो बच्चों की जो पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा सुधार आता है, वो समाज से जुड़ते हैं, अवेयर होना सीखते हैं, अपनी समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से सोचना और समझना सीखते हैं। और एजुकेशन का मुझे लगता है प्राइमरी स्टैंडर्ड में अगर हम इस चीज को मेंटेन कर दें तो हम अपने देश के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छे नागरिक तैयार कर सकते हैं। थैंक यू मयंका मैम। मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिस जो हमने अपने आप अडाप्ट करी है एक सिचुएशन में, एक प्रॉब्लम में फंस के, अगर उसका एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन आया है तो उसे ज़रूर जारी रखना चाहिए। एंड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ स्कूल के अंदर एजुकेशन नहीं होते, स्कूल के बाहर, दीवारों पे, रस्तों में, हर जगह पे एक एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम आसपास बच्चों के लिए वैसे मैसेजेस रखें जिससे वो सीख सके, तो हम उनके अंदर ज़्यादा बेहतर बर्ताव की उम्मीद कर सकते हैं। तो आई वेरी मच एग्री। आपने शुरू में मुझे कहा था कि जब हमारा पहला क्वेश्चन था कि कम्युनिटी से इनिशियली आपको बहुत चैलेंज आया, वो आपका एक डिफिकल्ट सिचुएशन था, एक फेज था। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तो बाहर की लड़ाई थी, क्या अंदर सिस्टम में जो आपका सिस्टम बना है, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है या एजुकेशन डिपार्टमेंट सिस्टम है, क्या वहां से भी आपको चैलेंज आ रहा था स्कूल रन करने में, या किस तरह का सपोर्ट सिस्टम, किस तरह का बैकग्राउंड आपको मिल रहा था पीछे से, ताकि आप अपने आप को बेटर कर सके और बेटर तरीके से अपने स्कूल को रन कर पाते? वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो जो हमारा सिस्टम था, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट था, तो एक्चुअली में सभी लोग जानते थे कि वो स्कूल बहुत ऐसा है, अननोन है, उसको कोई जानता नहीं है, बहुत जीरो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, और बहुत इंटीरियर में भी था, उसमें जाने में भी इवन मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 साल पुराना लगभग ये स्कूल है जब बना होगा, और अभी तक 1 साल पहले तक इस स्कूल में कोई रास्ता नहीं था। हम कैसे जाते थे, ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या थी। कोई पर्टिकुलर रास्ता है ही नहीं, कभी हमें खेतों से होके जाना है, तो कभी हमें किसी दूसरे रास्ते से जाना है, बारिश हो रही है तो रास्ता चेंज करना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। कोई बाइक तक नहीं जा सकती है, तो हमारे जो टीचर्स बाइक से आते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करके कहीं इधर उधर से करके आते हैं। तो इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन रही होगी। फिर कम्युनिटी ने मैंने कम्युनिटी से बात की, कंटिन्यू 2 साल तक मैंने उनको उसके लिए मोटिवेट किया कि स्कूल इज फॉर यू, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर कम्युनिटी, और ये डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक गवर्नमेंट का एक हिस्सा है जो आपके गांव में है, और यही एक सुधार का माध्यम आपका हो सकता है। तो फिर 6 फैमिलीज ने अपनी जो लैंड थी जो उस रास्ते में पड़ती थी उसको डोनेट किया है, और उस पे रास्ता बना हुआ है, अभी पिछले साल ही बना है उस पे। तो जहाँ पे इस तरह की बातें थी, तो हमारे जो डिपार्टमेंट था, जब उनको ऐसा लगा कि नहीं, हाँ वहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
तो हमारे बीएसए सर उस समय आए हुए थे। जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो हमारे बीएसए सर ने भी यहाँ पे ज्वाइन किया, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, वो सबके साथ शेयर करते हुए कि ही इज अ वेरी गुड लीडर, वेरी मोटिवेटिंग पर्सनालिटी। अच्छे कामों को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि जब से वो आए हैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में एक एजुकेशन का बहुत अच्छा रूप निकल के आया है, और उन्होंने हर एक स्टेप को अप्रिशिएट किया है। और ये भी हमेशा कहा है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमसे शेयर करें उस चीज को, हम जिस तरह से भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं करेंगे। और जब भी हमें किसी भी समस्या का सामना करना पड़े कम्युनिटी से बात करने के लिए, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी अपने सीनियर की किसी की जरूरत है, तो मैंने उन्हें कॉल किया और वो आए और हमें सपोर्ट किया। तो तब कम्युनिटी को भी ऐसा लगा कि नहीं, लोग हमारे गांव के बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। अमेरिका मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्कूल को बच्चों को तो आप एडुकेट कर सकते हैं, बट बच्चों से ज्यादा एजुकेशन की जरूरत माँ बाप को होती है। और अगर माँ बाप एजुकेटेड नहीं है, अगर माँ बाप के अंदर वो सोच का बदलाव नहीं है, तो बच्चों में वो बदलाव लाने में ज्यादा चैलेंज रहता है। तो क्या एज एन एजुकेटर आपने और आपके स्कूल ने, आपकी टीम ने कुछ इनिशिएटिव्स लिया जहाँ पे आप पेरेंट्स के लर्निंग सेशंस रखते या फिर उनको कुछ सिखाने की कोशिश करी गई कभी? बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो जब यहाँ पे इंटरेक्शन जैसे गार्जियन से शुरू किया, तो एक उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल के आ रहा था टीचर्स के लिए। तो मुझे नहीं पता है कि प्रीवियस क्या हिस्ट्री रही होगी टीचर्स के बारे में, उनकी क्या राय थी, क्या इमेज थी। तो जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते थे, उनके पास जाते थे, हम बच्चों के विषय में बात करते थे, उनसे बात करने की कोशिश करते थे, तो दे ऑलवेज गिव नेगेटिव कमेंट्स वगैरह। तो कभी ऐसा लगता था, कुछ लोग ये भी कहते थे, अरे मैम जाइए, आप अपना काम करिए, क्या यहाँ पे आ रही हैं गांव में, क्यों कांटेक्ट कर रही हैं यहाँ, आप अपना काम करिए, सरकार आपको सैलरी दे तो रही है, आप क्यों गाँव में घूम रही हैं। तो इस तरह से था। लेकिन वहाँ पे इनिशियल लेवल पे मैम क्या था कि हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें उन्हें कोई रिप्लाई देना चाहिए। हमने सोचा कि जो इनके ब्रेन पोजीशनिंग है वो बहुत नेगेटिव हो चुकी है, सबसे पहले तो हमें खुद को प्रूव करना है। तो 1 ईयर तक का एक ऐसा टाइम था कि हमने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की, हर तरह से उनको पढ़ाना, उनकी एक्टिविटीज को लेके, उनकी रिपोर्टिंग्स को लेके, और हमने उनको सोसाइटी से जुड़ना बहुत सिखाया, हमने उनको मैनर्स बहुत सिखाया, उनको कल्चर बहुत सिखाया। हमने उनको ये भी सिखाया कि गाँव में होता है ना कि जैसे उनसे लड़ाई होगी तो मुझे बात नहीं करेंगे। तो ये चीज जैसे बच्चे लेके आते थे कि नहीं मैम हम उनसे बात नहीं करते, उनसे मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा, तो मैंने उनको सिखाया कि भले ही किसी से आपके पापा का झगड़ा हो, किसी से अगर वो अंकल आपको रास्ते में मिलते हैं तो आप उन्हें गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करके ग्रीट करेंगे या नमस्ते अंकल जरूर बोलेंगे। और जब भी आप स्कूल आते हैं, जितने लोग भी आपसे मिलेंगे, आप उनके ग्रीट करते हुए आया करिए। और जब भी जैसा भी हो आप हेल्प करिए। तो जैसे कम्युनिटी में एक अच्छा संदेश दे रहे थे, बहुत ज्यादा मैसेजिंग जा रहा था कि नहीं कहाँ से सीख के आ रहे हैं बच्चे। पहले जब आ रहे थे तो उनका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं था, लिविंग स्टाइल जो होता था वो बहुत मतलब बैकवर्ड टाइप का लेके आ रहे थे। तो धीरे धीरे करके उनकी वो सारी चीजें बदली गई, जो कि एक बच्चे का हक होता है। मुझे लगता है कि उसका हक मिलना ही चाहिए। तो वो जो उसका जो अधिकार था, तो पूरी तरह से उसको देने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की। कभी हमने अदर स्टेक होल्डर्स भी जोड़े कि आप हमारी मदद करिए। जैसे हमारा स्मार्ट क्लास का जो सामान था वो मध्य प्रदेश की एक हमें सॉफ्टवेयर कंपनी ने भेजा था। जब उन्होंने फेसबुक पर हमारे प्रयासों को देखा तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें भेजा। कभी कुछ लोग फाइनेंशियली किसी ने किया भी, किसी ने, या हमने खुद से भी कभी कभी कुछ किया। तो वो चीजें निकल के आ रही थी। तो अभी उस समय उस कंडीशन में क्या था कि हमने कम्युनिकेशन करना शुरू किया। अब कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है? अगर हम जाके ये बोलेंगे कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कौन बिलीव करेगा? आई थिंक मयंका मैम आपका नेट फ्रीज हो गया है। किसी तरह का नेट का इशू है। आई हैव टू कनेक्ट बैक। व्यूअर्स 2 मिनट का पॉज चाहूंगी मैं। आई
थिंक मैम को इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है एंड होपफुली शी विल कनेक्ट विद अस सून एंड हम वापस उनकी स्टोरी जान सकेंगे किस तरह से शी मेड श्योर कि उनको अपनी कम्युनिटी से ही नहीं, अपने इंडोर से नहीं, इवन आउटसाइड कम्युनिटी के लोगों से एक सपोर्ट मिला। क्योंकि अगर आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ और इंटेंशन आपका ठीक रहता है, तो आपको एक बहुत ही हेल्दी पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड हो सकता है। आई विल नीड अ ब्रेक ऑफ जस्ट 1 मिनट ताकि मैं उनको कनेक्ट कर सकूं आपके साथ वापस, क्योंकि 2 और बातें उनसे जाननी ज़रूरी हैं एंड वी डोंट वांट टू लूज लर्निंग फ्रॉम सच अ वंडरफुल एजुकेटर सो फास्ट। तो वापस बार बार ये मौका नहीं मिलता है जब इतने बढ़िया एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़ पाते हैं। सो विल टेक 1 more minute and I will connect you back with all of you. I'm hoping that she will connect because I could see that she's about to connect. वो कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट होने की और वापस सेशन को कंटिन्यू करने की हम ट्रायल करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए लाइव स्ट्रीम को रोकना चाहूंगी, कोशिश करूंगी कि वापस इसे कनेक्ट कर सकूं once I'm back with Mayanka ma'am. Thank you. किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टीम मैनेजमेंट एंड दैट टू अ टीम मैनेजमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर? क्योंकि मुझे अक्सर पूछा करती थी, मेरे गवर्नमेंट स्कूल में कुछ फ्रेंड्स थे, तो मैं कहती थी अरे तुम्हारे पास सबसे बेस्ट टीचर्स हैं, दे आर द बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स ऑफ द कंट्री, वो इतना डिफिकल्ट टेस्ट दे के फिर टीचर बनते हैं, फिर भी बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं आता एंड आप लोग क्यों नहीं उनसे काम करवा सकते? तो वो बात कहा करते थे मुझे कि सर भी तुम्हारे यहाँ पे अगर एक एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? मैं उन्हें बोलूंगी कि काम करिए। और हमारे पास एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सबको होता है कि नौकरी रहनी चाहिए और अगर काम नहीं करेंगे तो कंपटीशन बहुत है, किसी और को हायर कर लिया जाएगा। कहते गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये तसल्ली, ये टेंशन नहीं है, सबको पता है कि प्रिंसिपल के हाथ में नहीं होती है पावर, वो हमें ऐसा जवाब नहीं दे सकती, वो हमें ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि वो जॉब सिक्योरिटी है तो वो जॉब गारंटी आ जाती है। क्योंकि जॉब गारंटी है तो वो एक कहते ना ये हो जाता है कि भाई नौकरी तो है, काम करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता। सो वो मोटिवेशन आपने कैसे डेवलप किया कि आपकी टीम उस फोकस में रहे कि हमें सिर्फ जॉब के लिए नहीं आना, हमें सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं आना, हमें किसी बदलाव के लिए आना है, हमें लर्निंग के लिए आना है। आपने बहुत प्यारी बात करी कि मुझे फील होता है कि मैं हर पल फील होता है कि मैं असफल हूँ जब मैं कुछ सिखाना से चूक जाती हूँ। वो असफलता मुझे नजर आती है और वो असफलता मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी। तो इसके लिए तो मैम जैसे कि आपने टीम बिल्डिंग की जो बात की है, तो स्टार्टिंग में जब ये था कि जो हमारी टीम थी तो वो उसी एक ट्रेडिशनल वे जो चल रहा था स्कूलों का, उसी हिसाब से काम करते थे, काम करने के आदी थे, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा था। तो जब मैंने यहाँ पे कुछ शुरुआत की कोशिश की तो स्टार्टिंग में शायद मेरे टीचर्स को भी ऐसा लग रहा था कि मैम क्या कर रही हैं ये, और ये नहीं पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, और कम्युनिटी ऐसी है, यहाँ कोई सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारी लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं, तो वहाँ पे मैंने एक सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल को चुना। मुझे लगा कि अगर कोई अभी नहीं मेरे सपोर्ट में है, इवन कम्युनिटी नहीं है, इट्स ओके, स्टाफ में अभी अगर मेंटली नहीं तैयार हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इट्स ओके, लेकिन बच्चों को तैयार करना पूरी तरह से मेरे वश में था कि हम बच्चों को तैयार कर सकते हैं। तो वो एक जो लीडरशिप स्किल थी बच्चों में डालना शुरू की धीरे धीरे करके, एक सर्वेंट लीडरशिप का, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया सर्वेंट लीडरशिप को, तो मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्टार्टिंग में मैं प्ले करूंगी। कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कम्युनिटी किसी तरह का कोई रिएक्ट करती है, उसे स्कूल से कोई प्रॉब्लम होती है, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने वहाँ पे अपने सारे टीचर्स हैं जो भी हमारे साथ जुड़े थे, उस समय हमारे पास केवल 3 टीचर्स थे, तो स्कूल में जो हमें सुधार भी करना था, तो सबसे पहले तो हमने वहाँ पे एक शॉर्ट एनालिसिस का सहारा लिया कि हमने देखा हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ हमारी उस समय केवल यही थी कि हमारे पास 3 टीचर्स थे, अच्छे थे, डेडिकेटेड थे,
और बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन वो उस तरह से अभी चेंजेस के लिए मेंटली तैयार नहीं थे जिस तरह से मैं चाहती थी। लेकिन जब मैंने कहा उनको पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, करके दिखाते हैं, जब बदलाव देखेंगे तो वो मेरे साथ आएंगे, मुझे इसका विश्वास था। तो धीरे धीरे करके जब चेंजेस हुए, बच्चों में सुधार आया, कम्युनिटी में सुधार आया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करना शुरू किया। और ये उसी का नतीजा है कि जैसे हमारी असिस्टेंट टीचर है किरण मैम है, शुरू से ही मेरा राइट हैंड रही हैं, बहुत मुझे सपोर्ट किया है। उस समय हमारे एक और टीचर थे, नवीन जी थे, तो बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत दूर से आते थे लेकिन हमेशा टाइम से आते थे। तो एक बात मैं उनसे बोलती थी हमेशा कि जब भी इस स्कूल में आप एंटर करें तो ये सोचे कि आपका अगर बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उस स्कूल को कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इस स्कूल को वैसा ही बनाने की कोशिश करें। जब आप क्लासरूम के अंदर जाएं तो ये सोचे कि ऐसे ही किसी क्लासरूम में आपका बच्चा भी शायद पढ़ रहा होगा और आप उस अपने बच्चे के लिए कैसे शिक्षक की कल्पना करते हैं, बस वैसा ही बने। निश्चित तौर पे आप जो एक है ना, बिल्कुल आप दुनिया के सबसे अच्छे टीचर बनेंगे और साबित भी होंगे, और यही हुआ भी। बहुत सारे हम लोगों ने मिलके बहुत सारे काम किए, हम एक साथ मिलके कम्युनिटीज में जाते थे, हम बात करते थे, हम लोगों को मोटिवेट करते थे। जो लोग अपने बच्चों से खेतों में काम करवाते थे या जैसे ईंट भट्टों पे भेज देते थे, हम उनको मोटिवेट करते थे। तो हम सब मिलके जाते थे, स्कूल के बाद जाते थे, हम एक्स्ट्रा टाइम देते थे। तो कहीं ना कहीं एक हमारी टीम बिल्डिंग थी। और बाद में भी हमारे 2 टीचर्स आए, एंड दीपक एंड नितिन, शिव कुमार, तो सभी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। पूरी कम्युनिटी में अच्छी पकड़ है, सब उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सब लोग हम मिलके काम करते हैं। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जो मैं थी, मुझे लगता है कि एक सर्वेंट लीडरशिप का ये इफेक्ट था कि एक बॉस नहीं था वहाँ पे, एक सर्वेंट जब एक लीडर ही जब सर्वेंट बनने के लिए तैयार है तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो इसीलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब टीम एक साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। आई थिंक जो सर्वेंट लीडर का आपने कॉन्सेप्ट बताया है, हमने कॉर्पोरेट्स में तो बहुत सुना है जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को बहुत एडवोकेट किया जाता है कि सर्वेंट लीडर, अ लीडर हु हिमसेल्फ गोज अहेड एंड डज एवरीथिंग इफ द टीम इज नॉट मोटिवेटेड। बट ये एक गवर्नमेंट स्कूल के एक प्रिंसिपल इस चीज़ को लीड कर रहे हैं एज एन एग्जाम्पल। वो मेरे लिए जानना एक बहुत ही खुशी की बात है, एक बहुत ही प्राउड, अगर मैं कहना चाहूँ इस बात को। मैं आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं कहा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड जो हमारा डेडिकेटेड टाइम था। तो वो आखिरी क्वेश्चन है जो आपने एक रेफरेंस करा कि आपने बात करी अबाउट स्वॉट एनालिसिस। मैं खुद एक करियर कोच हूँ और मैं बहुत रेगुलरली इस प्रैक्टिस को करवाती हूँ अपने करियर सेशंस में। मैं बच्चों का स्वॉट एनालिसिस करती हूँ जिसके अंदर उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, सब्जेक्ट्स पे हम काम करते हैं। बट हम बात करते हैं बहुत ही सीनियर बच्चों में। ये अब आपने बात करी है, मेरे ख्याल से आपके स्कूल में एज ग्रुप के जो मैंने फोटोज देखी, आई एम नॉट श्योर, बट जो फोटो देखी बच्चे बहुत छोटे हैं। अब स्कूल का स्वॉट एनालिसिस करना, वो एक स्लाइड के अंदर आपने एक स्कूल का स्वॉट एनालिसिस करा हुआ है, और इस तरह से बच्चों का स्वॉट एनालिसिस करना, किस तरह से आपने उनको समझाया होगा, किस तरह से वो एक एनालिसिस हुआ होगा, मुझे वो प्रोसेस जानना है, क्योंकि शायद मैं वो ट्राई करना चाहती हूँ अपनी निजी जिंदगी में भी, आपके और बच्चों के साथ भी, कि हाउ डिड यू ब्रिंग दैट स्वॉट एनालिसिस टू सच अ स्मॉल एज किड्स इनटू प्राइमरी ग्रेड। प्लीज अगर आप बता सकें। ओके, तो सबसे पहले अगर हम स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें कि हम अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के आप अपना खुद का भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी फैमिली का भी कर सकते हैं, हर चीज का हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। स्वॉट का मतलब होता है SWOT, एंड S फॉर स्ट्रेंथ, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स होता है, एंड वीकनेस, W फॉर वीकनेस। तो इन सब चीजों को लेके काम करते हैं। तो हमने ये सोचा, जब हमने स्कूल का स्वॉट एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट निकल के आया कि हमने बहुत कम समय में कुछ चीजें अचीव की। हमने लोगों को बदला, बच्चों को बदला, स्कूल को बदला, और वो भी हमने किसी बिना इन्वेस्टमेंट के बदला। क्योंकि हम ऐसे गांव में काम कर रहे थे, हम इन्वेस्टमेंट की भाषा नहीं सिखाना चाहते थे, कि हम उनको ये लेसन नहीं पढ़ाना चाहते थे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पैसे से होता है। हम उन्हें ये सिखाना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जीरो से भी शुरू किया जा सकता है और प्रयासों से किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्म हमारे पैसे और संसाधनों में नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सोच में होता है। तो हम वहां से लेके चले थे। तो जो बच्चों की स्वॉट एनालिसिस की बात आई, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास उस समय अबाउट 120 स्टूडेंट्स थे,
तो हमने 1 मंथ का बच्चों को टाइम दिया और हमने बहुत बहुत तरह की एक्टिविटीज हमने स्कूल में करना शुरू किया। बच्चों को ग्रुप्स में बांटा और बहुत सारी एक्टिविटीज की, जैसे गेम्स किए, कुछ मेंटल एक्सरसाइज की, क्लासरूम एक्टिविटीज की और बहुत सारी। और हमने इनडायरेक्ट बच्चों को ऑब्जर्व किया और हमने ये देखा कि बच्चे किस चीज में बहुत ज्यादा मजे ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक चीज निकल के आई कि लड़कियां किस चीज में, कौन बच्चे हैं जो डांस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, कौन से बच्चे हैं जो कविताएं बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे हैं जो क्लासरूम में पढ़ाई को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, बहुत उनको मजा आ रहा है, कौन बच्चे हैं कि गेम्स में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कौन से बच्चे हैं जो हंसमुख बहुत है, कौन से बच्चे हैं इंट्रोवर्ट बहुत है, कौन से बच्चे हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, कौन से बच्चे हैं जो क्लासरूम में सबसे पीछे बैठना पसंद करते हैं और किसी से इंटीमेसी नहीं दिखाते हैं, कौन से बच्चे हैं जो टीचर से डरते हैं, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो एक फियर लेके आ रहे हैं स्कूल में, घर से फियर लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब उनका एडमिशन कराया जाता है तो उनके गार्जियन से ही सिखाते हैं, अच्छा आपको बहुत बिगड़ गया, स्कूल जाएगा तो पता चलेगा। तो वो जो एक छोटा सा सेंटेंस होता है वो बच्चे को स्कूल के बारे में बहुत नेगेटिविटी से भर देता है कि नहीं, स्कूल में केवल मार ही लगती है, स्कूल में केवल पनिशमेंट ही मिलती है, और स्कूल के गेट तक आते आते वो रोते रोते बेहाल हो जाता है और घसीट के लाना होता है। कभी इस तरह की प्रैक्टिसेस हो जाती हैं स्कूल में। तो वहाँ पे जब हम इस तरह की चीजें देख रहे थे तो नहीं लगा बच्चों की साइकोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमने शॉर्ट एनालिसिस किया कि हम हर बच्चे की स्ट्रेंथ को जाने। अगर किसी बच्चे को खेलना बहुत पसंद है तो हम उसे ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे तो वो खेल कर सीखे। तो वो 1 मंथ का हम एक पीरियड देते थे बच्चों को, टोटली हम बहुत सारी एक्टिविटीज कराते थे, उनको ग्रुप में इन्वॉल्व करते थे। और जब हम देखते थे हमारा बहुत शाई नेचर का कोई बच्चा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा तो हम उसे ऐसे ग्रुप में शामिल कर देते थे जो बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते थे, और हम बच्चों को ट्रेंड करते थे। जो हमारे समझदार और एक्टिव बच्चे होते तो हम उनको कहते थे आप जब भी कोई काम करेंगे इसको ही प्रमोट करेंगे, इसको ही करने के लिए बोलेंगे, इनको ही आप और जब भी ये कुछ ऐसा करेंगे तो आप इनको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा मोटिवेट करेंगे। तो ऐसे करके हमारी टीम में सिर्फ टीचर्स और हम नहीं थे, हमारी टीम में हमारे सारे बच्चे थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस स्कूल को यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। तो वो बच्चे भी आगे जाके, मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज को एक बेहतर कुछ देंगे, वो जहाँ भी जाएंगे वो अच्छी रोशनी फैलाएंगे। तो इस तरह से हमने शॉर्ट एनालिसिस के लिए क्या किया, हमने 4 कॉलम्स में हर पेपर को डिवाइड किया, 180 बच्चों 120 बच्चों के लिए, और हमने SWOT लिखा, उसमें स्ट्रेंथ क्या है हमने उसको नोट कर दिया कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। अब हम उसे स्ट्रेंथ को ही उसकी वीकनेस दूर करने का जरिया बना रहे थे। कोई बच्चा शाई नेचर नहीं बोल रहा है तो अब हमें लग रहा था कि उसकी कोई ये वीकनेस है कि पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन वो बोल नहीं रहा है। तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज का सहारा ले रहे थे कि वो जो उसकी स्ट्रेंथ है बहुत उसको मोटिवेट करना, उसको वो करना कि वो बोले। तो वहाँ पे हम इस तरह की प्रैक्टिसेस का सहारा ले रहे थे। अपॉर्चुनिटीज, अब हम ये देख रहे थे कि हम इस बच्चे को हम किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं कि जो इसकी वीकनेसेस हैं इसकी स्ट्रेंथ के साथ में दूर हो जाए। धीरे धीरे करके उसके लिए हमने वो अपॉर्चुनिटीज हमने डेवलप करना शुरू किया। उसके बाद में हम ये देख रहे थे बच्चा थ्रेट्स कौन कौन से लेके आ रहा है, क्या घर से कोई फियर लेके आ रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो फेस कर रहा है, कोई जैसे कोई गर्ल है, कोई फैमिली में उसकी प्रॉब्लम है, इस वजह से वो ऐसा रिएक्ट करती है, ऐसी कौन सी वजह है कि वो स्कूल से दूर है, सीखने से दूर है और लाइफ को उस तरह से नहीं जी रहा है जिस तरह से उसे जीना चाहिए। तो वहाँ पे इस तरह की थी। तो हम थ्रेट्स को भी पहचान रहे थे कि क्या ऐसा कोई समाज से तो कोई थ्रेट नहीं मिल रहा है, किसी टीचर से कोई थ्रेट तो नहीं मिल रहा है, या इवन मुझसे तो कोई थ्रेट नहीं मिल रहा है, या उसके फ्रेंड्स से कोई थ्रेट नहीं मिल रहा है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक लड़की थी, वो थोड़ा ऑटिस्टिक थी और वो कभी बोलती नहीं थी। तो जब मैं फर्स्ट डे क्लास में गई, मैंने कहा सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जब वो लड़की खड़ी हुई तो सारे बच्चे बोले इसका नाम जूली है। तो वहां पे मुझे लगा कि दे ऑल आर थ्रेट्स फॉर हर, ये सारे बच्चे उस बच्ची के लिए थ्रेट्स हैं, क्योंकि उसके बोलने से पहले ही ये इन्होंने बोल दिया इसका नाम जूली है और उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो हम ये नहीं कह सकते क्लासरूम में बैठे हुए सारे बच्चे कोऑपरेटिव हैं। कभी कभी वो जाने में और कभी कभी अनजाने में वो अहित कर देते हैं। वहां पे मैंने बच्चों को समझाया कि इस तरह के बच्चों के साथ हमें स्पेशली ट्रीट करना होता है, उन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा बोलने का, समझने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी कि वही लड़की आगे चल के उसने 5th क्लास के बाद जब वो गई तो बुक पढ़ना सीखी, वो क्लास में पहाड़े सुनाती थी, सबको पढ़ाती थी, वो एक्टिविटीज करती थी, डांस करती थी, इन्हें सब कुछ कर रही थी। तो हम कहीं ना कहीं वो थ्रेट्स पहचानने में चूक जाते हैं
जो कि बच्चों को बहुत छोटी छोटी चीजों से मिल रहे होते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर को बहुत ज्यादा बदल रहे होते हैं। थैंक यू मैम। कहीं ना कहीं हमने ये बहुत प्यारी बात सीखी कि किसी के बारे में जब अक्सर ये होता है कि जब हमने देखा है, इवन कपल्स में देखा है, फैमिलीज में देखा है, किसी एक से सवाल पूछा जाता है, दूसरा उसके हिस्से का जवाब दे देता है। वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं है, वो थ्रेट है, क्योंकि उस दूसरे की आवाज जो खुद बोल सकता था उसको दबा दिया गया है। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, हम हमेशा बात इक्वालिटी की करते हैं कि हर बच्चे को एक बराबरी का मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, आगे ग्रो करने का। एंड ये बात आपने बहुत ही खूबसूरती से बताई। एंड स्वॉट एनालिसिस मुझे लगता है कि हर स्कूल को, हर एक इंस्टीट्यूट को और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जरूर करना चाहिए। और एनालिसिस की बहुत डेप्थ में, गहराई में जाना चाहिए और उसके प्रोज एंड कॉन्स पे काम करना चाहिए। और कुछ नहीं, बच्चों को कहीं ना कहीं एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं कहाँ पे मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पे मेरा एक वीक पॉइंट है, और मैं क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन अपने अंदर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत खूबसूरती से आपने बताया। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर टुडेज सेशन। हमें बहुत कुछ पता लगा। हमें पता लगा किस तरह से एक इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं, किस तरह से ज्ञान की दीवार खड़ी की जा सकती है, क्यों जब आटे का प्रॉब्लम है तो डाटा पे कौन करेगा। आपने बहुत प्यार से बताया। और हम पे डिपेंड करता है कि हम ट्रांसफर चाहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। तो ये सब कुछ हमारे खुद की एक सोच पे निर्भर करता है, हमारे खुद की डिटर्मिनेशन पे निर्भर करता है, हमारे खुद की इंटरनल मोटिवेशन पे निर्भर करता है कि हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं उस सोच के साथ और उन चैलेंजेस को कवर अप करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आई बिलीव जितने व्यूअर्स हैं, जितने लोग हैं, ये सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल जो स्पेशली चॉको बोर्ड्स के लिए है, जिसके अंदर हम बहुत सारे एजुकेटर से मिलना चाहते हैं और डिस्कशन करना चाहते हैं। ये वीक यहाँ पे खत्म नहीं होगा, ये 2 और सेशंस हैं इसी वीक के अंदर। एक, आप एक बहुत ही इनोवेटिव एजुकेटर से मिलेंगे जिन्होंने नक्सलवादी इलाके में जाके अपने बिल्कुल स्ट्रगल के साथ एक एजुकेशन कम्युनिटी को आगे खड़ा किया है, बच्चों को पढ़ाया है। दूसरे एजुकेटर्स जिन्होंने एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्लियर करके वो एज एन एजुकेटर बैठे हैं, वहाँ पे बच्चों को देख रहे हैं। और उनका स्कूल एक रोल मॉडल स्कूल है जहाँ से पूरे इंडिया के लिए एग्जाम्पल्स जाते हैं और सब लोग वहाँ पे जाके देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो इन्हीं तरह के एजुकेटर्स से हम, जैसे बैंका मैम हैं और बाकी एजुकेटर्स हैं, हम उनको इस प्लेटफॉर्म चॉको बोर्ड्स पे लाना चाहते हैं। अगर आप किसी एजुकेटर को जानते हैं, आप खुद एक ऐसे एजुकेटर हैं जिन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़िए हमारे साथ। हम आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, पब्लिक में कर रहे हैं, गवर्नमेंट में कर रहे हैं। ये पूरा इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को आपस में जोड़ने का है, आपस में एक्सचेंज करने का है। Thank you very much, ma'am, for giving your time for connecting with us. I have taken more than 30 minutes. जो टाइम था उससे ज्यादा समय लिया गया, and I hope कि जो next practice आपकी वायरल होती है, हमें मौका मिले उसमें पार्टिसिपेट करने का, हमें मौका मिले उसे देखने का। और मैं चाहती हूँ कि मुझे मौका मिले कि मैं जब भी ये लॉकडाउन खत्म हो, ये कोविड का दौर खत्म हो, तो मैं आपके स्कूल यूपी में आके वहाँ पे स्कूल में विजिट करूँ, मैं उन बच्चों से मिलूँ और मैं उनसे बहुत कुछ सीख के जाऊँ, आपसे बहुत कुछ सीख के जाऊँ। So thank you very much for your time. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.